नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें मिट्टी की खुशबू है, लालटेन की लौ है और एक किसान का अटूट भरोसा है। कहानी का नाम है खेत की रखवाली। रात भर जागता वो किसान ताकि कोई जानवर उसकी फसल न खा जाए। पड़ोसी ने हंसकर पूछा, अरे नींद नहीं आती? वो मुस्कुराया और बोला, नींद तब आती है जब फसल सुरक्षित हो, पेट नहीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन रातों की याद है जब मिट्टी की महक में सुकून था और मेहनत ही सपना थी, जहां लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में भी उम्मीद जलती रहती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आपके मन की थकान धीरे धीरे मिट्टी में घुल जाएगी और दिल किसी पुराने गांव की गर्माहट महसूस करेगा। अगर ऐसी कहानियां आपके दिल को सुकून देती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात कोई ना कोई कहानी आपके सपनों की चौखट तक पहुंचती है। अब बताइए ज़रा, आप किस गांव या शहर से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी क्या कहती है? आपका हर कमेंट, हर लाइक, ऐसा लगता है जैसे आप भी वहीं बैठे हैं, खेत के किनारे लालटेन की रोशनी में ये कहानी सुन रहे हैं। तो चलिए, रोशनी ज़रा धीमी कर लीजिए, पंखे की सरसराहट को सुनिए और आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़े हैं उस खेत की ओर जहां चांदनी बिखरी है और एक किसान आज भी अपनी फसल की रखवाली कर रहा है। गांव रामपुरवा की सुबह कुछ अलग थी। हवा में नमी थी, जैसे रात की बारिश ने धरती को नया जीवन दे दिया हो। दूर तक फैले खेतों में धान की बालियां झुककर हवा के संग झूम रही थी। मिट्टी की खुशबू इतनी गहरी थी कि कोई भी किसान उसे सांसों में भरकर अपने दुख भूल जाए। रघुनाथ ने हल के मूठ को कसकर पकड़ा। उसके पैरों के नीचे कीचड़ चिपकी थी, मगर चेहरे पर संतोष की झलक थी। बैलों की गर्दन पर बंधी घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं, टन टन, मानो धरती का संगीत हो। सूरज अब तक पूरी तरह उगा नहीं था, पर आसमान पर केसरिया रोशनी का फैलाव दिखने लगा था। सावित्री, उसकी पत्नी, मिट्टी के घर के आंगन में चूल्हा सुलगा रही थी। धुएं की पतली लकीरें आसमान में उठकर सुबह की ठंडक से मिल रही थीं। उसने अपने आंचल से पसीना पोंछते हुए बाहर खेत की ओर देखा। फिर इतनी जल्दी निकल गए? रघुनाथ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बारिश के बाद मिट्टी का मिजाज देखना जरूरी है सावित्री। धरती भी इंसान की तरह होती है, कभी सख्त, कभी मुलायम। सावित्री हंसी, पर उसकी आंखों में चिंता थी। वो जानती थी कि रघुनाथ दिन रात खेत में लगा रहता है, नींद तक नहीं लेता। कई बार वो आधी रात को उठकर लालटेन की टिमटिमाहट देखती। रघुनाथ वहां होता, खेत की रखवाली में। चौपाल की ओर से ढोलक की हल्की आवाज आई। शायद किसी ने खेत में काम शुरू कर दिया था। दूर से कैलाश की आवाज सुनाई दी, अरे रघुनाथ, कब तक इस मिट्टी से बातें करते रहोगे? जरा घर पर भी कुछ वक्त दे दिया करो। रघुनाथ हंसा, हल्की मूठ को उठाते हुए बोला, मिट्टी से बात नहीं करूंगा तो घर कैसे बसेगा कैलाश? कैलाश ठाका लगाकर बोला, भैया, तुम तो मिट्टी में भी दर्शन ढूंढ लेते हो, नींद नहीं आती क्या? रघुनाथ ने बैलों को रोका, आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, नींद तब आती है जब फसल सुरक्षित हो, पेट नहीं। कैलाश कुछ पल के लिए चुप रह गया। उस वाक्य में वही गहराई थी जो सिर्फ किसान समझ सकता है। हल की नोक से जब मिट्टी पलटती तो हवा में एक अनोखी गंध उठती, जैसे धरती सांस ले रही हो। रघुनाथ ने मिट्टी को उंगलियों में मसलते हुए कहा, देखो सावित्री, ये मिट्टी गीली है पर उसमें जान है। अगर सूरज ऐसे ही 2 दिन निकला तो बीज जमेगा। सावित्री ने दूर से आवाज दी, खाने आ जाओ रघुनाथ। पर वो नहीं लौटा। उसके लिए खेत ही घर था और फसल उसका परिवार। पास ही बबूल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा पंडित रामकेश बैठा था। तुलसी की माला फेरते हुए वो बोला, रघुनाथ, जो मिट्टी से प्यार करता है, भगवान उससे नाराज नहीं होता। रघुनाथ ने हाथ जोड़ दिए, बस भगवान से यही दुआ है कि ये मिट्टी सूखी न पड़े और किसी का पेट खाली न रहे।
रघुनाथ के मन में अपने पिता की यादें तैर उठीं। बचपन में जब वो हल के पीछे चलता था, पिता कहते, धरती को हल का मत समझना बेटा, इसमें माँ की तरह पेट है जिसमें अन्न पलता है। आज वो खुद उसी धरती को संभाल रहा था। वही खेत, वही मेड़, वही नीम का पेड़ जिसके नीचे पिता की चौकीदारी होती थी। वो नियम आज भी खड़ा था, बूढ़ा, झुका हुआ, पर साक्षी सबका। उसकी शाखाओं में झूले की रस्सी अब भी बंधी थी, जहां मोहन बचपन में झूला करता था। सूरज अब सिर पर था, खेत से धूप की लहरें उठ रही थीं। सावित्री मिट्टी के घड़े में छाछ लेकर आई। उसने घूंघट संभालते हुए कहा, इतनी धूप में काम क्यों करते हो? थोड़ा आराम कर लो। रघुनाथ ने हंसकर कहा, आराम तब करूंगा जब बालियां झुकेंगी। अभी तो खेत जागा है, मैं कैसे सो जाऊं? पास से हरिया चरवाहा लड़का गुजर रहा था। उसने कहा, काका, मैं रात को आपके साथ रहूंगा, सियार बहुत घूमते हैं। रघुनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू बड़ा दिल वाला है रे हरिया, डर मत, मैं और मेरी लालटेन दोनों जागते हैं। सूरज ढलने लगा। आसमान में नारंगी रंग भर गया था। हवा में ठंडक थी और गांव के मंदिर से आरती की घंटी सुनाई दी। रघुनाथ ने बैलों को खोला, उनके माथे पर हाथ फेरा। बैल भी जैसे उसे पहचानते थे, थके हुए पर गर्व से भरे। वो खेत के बीच खड़ा होकर देखता रहा। धान की लहरें सुनहरी लग रही थीं, जैसे धरती ने सोना उगा दिया हो। सावित्री दूर से पुकारती है, आओ रघुनाथ, अब घर चलो, रात हो जाएगी। वो मुस्कुराता है, पर नजरें मिट्टी से नहीं हटती। धीरे से कहता है, अभी नहीं, जब तक खेत सो न जाए मैं नहीं सोऊंगा। और लालटेन की लौ शाम की हवा में हल्के से यावती है, मानो खेत और किसान दोनों एक दूसरे के प्रहरी हों। रात का आसमान अंधेरा था, पर उसमें कुछ शांति भी थी। गांव रामपुरवा के ऊपर बादल धीमे धीमे तैर रहे थे, जैसे थके हुए यात्री। नीम के पेड़ से गिरती ओस की बूंदें मिट्टी में समा जाती और हवा में एक गीली सी खुशबू घुल जाती। कहीं दूर किसी खेत में मेंढक टर्राने लगे थे। प्रकृति की अपनी पहरेदारी। रघुनाथ के खेत में एक लालटेन जल रही थी। उसकी रोशनी उतनी ही थी जितनी किसी किसान की आशा, छोटी पर अडिग। सावित्री ने मिट्टी के घर का दरवाजा धीरे से खोला। हवा के झोंके से दीवार पर टंगी लाल चुनरी हिली। उसने चूल्हे पर रखे बर्तन में दाल का ढक्कन खोला, फिर हौले से बोली, रघुनाथ अब तक नहीं लौटे? मोहन, जो खाट पर लेटा था, करवट लेते हुए बोला, अम्मा, आप रोज डरती हैं, बाबा तो ऐसे ही हैं, रात भर खेत में रहेंगे। सावित्री ने बेटे की ओर देखा। बेटा, जब तू बाप बनेगा ना, तब समझेगा कि खेत का मतलब सिर्फ अन्न नहीं होता, वो घर की इज्जत होता है। मोहन चुप हो गया। उसने किवाड़ के बीच से बाहर झांका। दूर खेत में एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। वही लालटेन, वही उसकी नींद छीनने वाली चिंगारी। रघुनाथ खेत के बीचों बीच खड़ा था। धान की बालियां हवा में सरसराती, मानो किसी को चेतावनी दे रही हों, हमारी रखवाली हो रही है। पास ही कुएं के किनारे एक पुराना पीपल खड़ा था, जिसके नीचे वो रात की चौकीदारी करता था। उसने अपने घुटनों के पास लाठी रखी और मिट्टी पर बैठ गया। लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा चमकता था, पर आंखों में थकान नहीं थी। कभी कभी वो मिट्टी उठाकर नाक के पास लाता। अब भी गीली है, अच्छा है, फसल को ठंडक मिल जाएगी। अचानक पास की झाड़ियों से खड़खड़ाहट हुई। उसने लाठी उठाई। कौन है वहां? पर जैसे ही आवाज नजदीक आई, एक छोटा सा साया उभरा। वो हरिया था, चरवाहा लड़का, जिसकी मुस्कान अंधेरे को भी हल्का कर दे। काका, हरिया बोला, मैंने कहा था ना, मैं रात को आपके साथ रहूंगा। रघुनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू तो मेरे खेत का रखवाला बन गया रे हरिया। हरिया हंसा। मैं तो बस बैलों को देखने आया था, वो भी तो जाग रहे हैं जैसे आप। रघुनाथ ने कहा, हाँ, ये बैल भी मेरे साथी हैं।
जब मैं सोता नहीं तो ये भी नहीं सोते। दोनों कुछ देर चुप रहे। दूर से मंदिर की घंटी बजी। आधी रात हो चुकी थी। चांद बादलों के बीच से झांक रहा था। रघुनाथ ने आकाश की ओर देखा। हरिया, जानते हो, मेरे पिता कहा करते थे कि किसान की नींद मिट्टी की तरह होती है, जितनी खोदो उतनी गहराई निकलती है। हरिया ने मासूमियत से पूछा, काका, नींद इतनी जरूरी है क्या? रघुनाथ मुस्कुराया। जरूरी है बेटा, पर उससे जरूरी है जिम्मेदारी। जो फसल की रखवाली नहीं करता वो भूख की सजा पाता है। हरिया समझ नहीं पाया, पर उसकी आंखों में श्रद्धा थी। वो पास बैठा लालटेन की लौ को देखता रहा। लौ हिल रही थी, जैसे हवा में थकान और उम्मीद दोनों एक साथ तैर रही हों। सुबह की पहली किरणें अभी आई भी नहीं थीं कि कैलाश वहां पहुंच गया। हाथ में हुक्का और कंधे पर गमछा डाले बोला, अरे रघुनाथ, तुम तो रातों के चौकीदार बन गए हो। खेत है या किला? रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, किला नहीं कैलाश, ये तो पेट का किला है। यहां से जो निकलेगा वही घर की रोटी बनेगी। कैलाश ने ठाका लगाया। भैया, तुम बड़े फिलासफर बन गए हो। एक दिन इसी मिट्टी से बात करते रह जाओगे। रघुनाथ ने जवाब दिया, मिट्टी से बात करना गुनाह नहीं कैलाश, ये मिट्टी सुनती है और वक्त आने पर जवाब भी देती है। कैलाश चुप हो गया। वो जानता था कि रघुनाथ की बातों में सच्चाई थी, पर वो भी जानता था कि यह सच्चाई बहुत महंगी पड़ती है। उधर घर में सावित्री खिड़की से बाहर देखती रही। रात की ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसने मन ही मन कहा, भगवान, मेरे रघुनाथ को सलामत रखना। वो मिट्टी के लिए नहीं, हमारे लिए जागता है। चूल्हे की आंच ठंडी हो चुकी थी। दीवार पर टंगी घड़ी की सुई चल रही थी, टिक टिक टिक, जैसे समय भी रखवाली कर रहा हो। मोहन करवटें बदलता रहा, पर नींद नहीं आई। उसके कानों में वही पिता का वाक्य गूंज रहा था, नींद तब आती है जब फसल सुरक्षित हो, पेट नहीं। धीरे धीरे आसमान नीला होने लगा। पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी। हरिया ने अंगड़ाई ली। काका, देखो, सुबह हो गई। रघुनाथ ने लालटेन बुझाई और मिट्टी पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, अब खेत सो गया है। अब मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूं। वो खड़ा हुआ, पर उसकी आंखों में शांति थी, थकान नहीं। हरिया ने कहा, काका, आप तो सच में खेत के रखवाले हो। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं रे हरिया, मैं नहीं, ये खेत ही मेरा रखवाला है। जब मैं गिरता हूं, यह मिट्टी मुझे संभाल लेती है। रात गहराती जा रही थी। हवा में ठंडक थी और खेतों के बीच झींगुरों की लगातार आवाजें एक डरावनी लय बना रही थीं। आसमान पर अंधेरे बादल छाए थे। चांद कभी दिखता, कभी गायब। रघुनाथ अपने खेत के किनारे नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पास लालटेन जल रही थी। उसकी पीली लौ मिट्टी पर पड़ती तो लगता जैसे धरती ने आंख खोल रखी हो। पास ही उसके बैल मोती और काला बंधे थे, जो बीच बीच में गर्दन हिलाते और घंटियां हौले से बज उठती, टन टन। घर के आंगन में सावित्री ने आसमान की ओर देखा। तारों के बीच बादल फैल चुके थे। उसने धीरे से मोहन को आवाज दी, बेटा, जरा देख तो आ, तेरा बाबा खाना खाया या नहीं? मोहन ऊँघते हुए बोला, अम्मा, बाबा रात को कुछ नहीं खाते, कहते हैं खेत खाएगा तो मैं खाऊंगा। सावित्री ने गहरी सांस ली। उसके मन में डर था, लेकिन गर्व भी। वो जानती थी उसके पति की नींद नहीं, उनकी जिम्मेदारी खेत में बोई जाती है। रघुनाथ मिट्टी पर लाठी टिकाकर बैठा था। हवा में धान की बालियां हिल रही थीं और उनकी सरसराहट में उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, बेटा, खेत पर भरोसा रखो, ये धरती धोखा नहीं देती, बस परखती है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। हर तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं बबूल के पेड़ के पीछे से सियार की हुआ सुनाई दी। रघुनाथ मुस्कुराया, सुन ले भैया सियार, आज रात खेत की रखवाली मैं कर रहा हूं।
वो धीरे से उठा, बैलों की रस्सी चेक की, फिर लालटेन लेकर खेत के बीच चल पड़ा। हर कदम के साथ मिट्टी की नमी पैरों के नीचे चिपकती जा रही थी, जैसे धरती उसे थामे हुए हो। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। रघुनाथ ने लाठी कसकर पकड़ी। कौन है वहां? एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर एक छोटी सी आवाज आई, काका, मैं हूं हरिया। रघुनाथ ने राहत की सांस ली। अरे हरिया, डराया तूने? हरिया बोला, काका, मैं बैलों के लिए पानी लाया था। मां ने कहा, आप खेत में जागते हैं तो मैं भी जाऊं। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, तू तो सच्चा रखवाला निकला रे। हरिया पास बैठ गया। दोनों लालटेन के पास बैठे रहे, आसमान की ओर देखते हुए। बादलों के बीच से कभी कभी बिजली चमकती, जैसे आसमान भी खेत की चौकीदारी में साथ दे रहा हो। अचानक एक आवाज आई, कर्कश खुर्र। धान की झाड़ियों में कुछ हिला। रघुनाथ ने हरिया को पीछे किया, लाठी उठाई और लालटेन ऊंची की। छाया सी आकृति उभरी। एक जंगली सुअर खेत में घुसा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रघुनाथ ने ऊंची आवाज में चिल्लाया, भाग रे, ये रघुनाथ का खेत है। सुअर ठिठका, फिर दौड़ पड़ा। रघुनाथ ने उसके पीछे लाठी फेंकी और हरिया ने पत्थर उठाकर फेंका। शोर से बैलों की घंटियां तेज बजने लगीं। धान की बालियां झूम उठीं, जैसे किसी युद्ध की गवाही दे रही हों। सुअर भाग गया, पर मिट्टी पर उसके पैरों के निशान रह गए। रघुनाथ ने जमीन पर झुककर उन निशानों को छुआ। देखो हरिया, यही है खेत की राखी। जब तक हम सांस लेते हैं, ये कोई नहीं छीन सकता। हरिया ने धीरे से पूछा, काका, आप डरते नहीं? रघुनाथ ने मुस्कुराया। डर तब लगता है जब अपना कुछ बचाने लायक न हो। मुझे डर नहीं, गर्व है कि ये खेत मेरा है और मैं इसका रखवाला हूं। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। कैलाश हुक्का पीते हुए आया और दृश्य देखकर चौंक गया। अरे रघुनाथ, तू रात भर जागा है? चेहरा देख, आंखें लाल। रघुनाथ ने कहा, कैलाश, खेत का पहरा नींद से नहीं होता। कैलाश बोला, भैया, जानवर रोज आते रहेंगे, तू कब तक यूं जागेगा? रघुनाथ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तक फसल खड़ी है तब तक नींद नहीं, और जब ये धरती सो जाएगी तब मैं सोऊंगा। कैलाश सिर हिलाकर चला गया, पर उसके मन में गहरी बात बैठ गई। उसने जाते जाते कहा, तू सच में मिट्टी का बेटा है रघुनाथ। हम सब तेरे जैसे नहीं बन सकते। हरिया नींद से झपकने लगा। रघुनाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जा बेटा, घर जा, तेरी मां चिंता करेगी। हरिया बोला, काका, अगली रात फिर आऊंगा। रघुनाथ हंसा, तू आए या ना आए, ये लालटेन तो हर रात जलती रहेगी। सूरज की पहली किरण जब मिट्टी पर पड़ी तो ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकने लगीं। धान की बालियां झुककर जैसे किसान को प्रणाम कर रही थीं। रघुनाथ ने आसमान की ओर देखा। धन्यवाद भगवान, एक और रात बिना नुकसान के बीत गई। घर लौटते हुए उसकी चाल थकी हुई थी, पर मन शांत था। सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी। खेत ठीक है ना? रघुनाथ मुस्कुराया। हाँ, फसल सलामत है, बस थोड़ा तूफान हुआ था, मगर डर भाग गया। मोहन बाहर आया, पिता के पैर छुए। बाबा, मैं भी आज रात आपके साथ चलूं? रघुनाथ ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। अभी नहीं बेटा, पहले नींद सीख ले। रखवाली तब करनी जब दिल में डर ना हो। सुबह का सूरज गांव रामपुरवा के ऊपर लालिमा फैलाने लगा था। धान की बालियां ओस से चमक रही थीं और बैलों की घंटियां खेतों में गूंज उठी थीं। रघुनाथ रात भर की रखवाली के बाद अब भी खड़ा था, थका हुआ, मगर आंखों में गर्व की चमक थी। लालटेन बुझ चुकी थी, पर उसके भीतर की लौ अब भी जल रही थी। उधर से कैलाश आ रहा था, हाथ में हुक्का, कंधे पर गमछा और होंठों पर हंसी। उसकी चाल में बेफिक्री थी और आंखों में गांव वालों की आम समझ। इतनी मेहनत भी क्या जरूरी है? वो आते ही बोला, अरे रघुनाथ, तू तो सच में खेत का प्रहरी बन गया है। रात भर जागता है, दिन भर हल चलाता है, कहीं खेत तुझसे बात करता है क्या?
रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ कैलाश बात करता है। कभी धूप में कहता है पानी दो, कभी बारिश में कहता है बस अब काफी हुआ। इस मिट्टी की भाषा समझो तब नींद अपने आप उड़ जाती है। कैलाश ने ठाका लगाया, अरे भाई हमें तो ये खेत सिर्फ बोझ लगता है। नींद भी चली जाए, तन भी थक जाए और ऊपर से धान बेचने जाओ तो भाव आधा। रघुनाथ ने बैलों की रस्सी खोलते हुए कहा, जो खेत को बोझ समझे वो भूख का मतलब नहीं जानता। ये धरती हमसे कुछ लेती नहीं, बस इंतजार करती है कि हम उसके साथ सच्चे रहें। दिन चढ़ते चढ़ते चौपाल पर सब जमा हो गए। कैलाश, ठाकुर रुद्र सिंह, पंडित रामकेश और कुछ गांव वाले। पंडित ने तिलक लगाते हुए कहा, रघुनाथ बड़ा अजीब है। आजकल रात भर खेत में जागता है, कहता है जानवरों से फसल बचानी है। कैलाश ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, जानवरों से ज्यादा डर तो हमें रघुनाथ की दीवानगी से लगने लगा है। कहीं वो मिट्टी से शादी न कर ले। सभी हंस पड़े, पर ठाकुर रुद्र सिंह ने गंभीर होकर कहा, मजाक मत उड़ाओ कैलाश। अगर गांव में ऐसे 2 किसान और हो जाएं, तो हमारी मंडी का नाम पूरे जिले में होगा। कैलाश चुप हो गया। पंडित रामकेश ने धीमे से कहा, रघुनाथ का खेत उसके लिए मंदिर है। जो जागता है दूसरों की भूख के लिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। सावित्री उस दिन घर में चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। मोहन पास बैठा बटुली में घी डाल रहा था। अम्मा, उसने कहा, गांव वाले बाबा का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं खेत की रखवाली में पागल हो गया। सावित्री मुस्कुराई, बेटा, जो लोगों के लिए अजीब होता है वही सच्चा होता है। तेरे बाबा खेत के लिए नहीं, हमारे भविष्य के लिए जागते हैं। मोहन ने पूछा, अम्मा, क्या खेत सच में बात करता है? सावित्री ने रोटी पलटते हुए कहा, हाँ बेटा, खेत बोलता नहीं पर सुनता है। जब तू मेहनत करता है वो याद रखता है, और जब तू बेपरवाह हो जाता है वो भी भूलता नहीं। मोहन चुप हो गया। वो सोचने लगा, उसके बाबा हर रात किससे बातें करते होंगे, मिट्टी से या खुद से। दोपहर में तेज धूप पड़ रही थी। रघुनाथ खेत में था और कैलाश फिर आ पहुंचा। भैया, उसने कहा, कल रात मैंने देखा 2 बैल किसी के खेत में घुस गए थे, शायद तेरे खेत के किनारे। रघुनाथ तुरंत चौकन्ना हो गया। कहां? वहीं जहां मेड़ टूट रही थी, कैलाश बोला। दोनों वहां पहुंचे। सच में मेड़ की मिट्टी धंसी हुई थी और कुछ निशान साफ दिख रहे थे। रघुनाथ ने झुककर मिट्टी छुई, फिर कहा, देख कैलाश, यही वजह है कि मैं रातों को जागता हूं। जानवर नहीं समझते कि एक बाल को बचाने में कितनी जान लगती है। कैलाश ने धीमे स्वर में कहा, तू सच्चा है रघुनाथ, पर दुनिया में सच्चाई पर हंसी जरूर उड़ती है। रघुनाथ मुस्कुराया, कोई बात नहीं, जब खेत लहराएगा ना, तब वही लोग आकर देखेंगे कि हंसी से नहीं, मेहनत से पेट भरता है। शाम होते ही आसमान में लाल रंग बिखर गया। रघुनाथ ने बैलों को पानी पिलाया, फिर नीम के नीचे बैठ गया। हरिया पास आया। काका, आज फिर चौपाल में लोग बातें कर रहे थे, कहते हैं आप रात में मिट्टी से बात करते हैं। रघुनाथ ने हल्की मुस्कान दी। हाँ बेटा, करते हैं। वो सुनती है और जब मैं थकता हूं तो वही मुझे हिम्मत देती है। हरिया बोला। तो क्या मिट्टी भी हंसती है? रघुनाथ ने कहा। जब खेत हरा होता है तो वही उसकी हंसी होती है। दोनों ने आसमान की ओर देखा। तारों की झिलमिलाहट जैसे खेत की आंखों का आभास दे रही थी। रात ढलने लगी थी। कैलाश घर लौटा तो उसकी पत्नी बोली, आज फिर देर कर दी? कैलाश ने कहा, रघुनाथ से मिलने गया था, सोचा मजाक उड़ाऊंगा, पर न जाने क्यों उसकी बातें दिल में उतर गईं। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ लोग बोलते नहीं, मिट्टी की तरह बस सिखा जाते हैं। कैलाश चुप हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर रघुनाथ के खेत में लालटेन जल रही थी। एक पीली लौ जो हंसी पर नहीं,
यकीन पर टिकी थी। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। खेत की बालियां अब हरी से सुनहरी हो चुकी थीं। हर हवा के झोंके में फसल झूमती तो लगता जैसे धरती ने सोने की चादर ओढ़ ली हो। पर रघुनाथ की आंखों में एक अनजाना डर उतरने लगा था। वो डर जो किसी आंधी से नहीं, इंसानों से था। उस सुबह सूरज कुछ ज्यादा चमक रहा था। सावित्री ने जब घर के आंगन से खेत की ओर देखा तो मुस्कुराई। रघुनाथ, देखो तो कितनी सुंदर लग रही है फसल, जैसे तेरी मेहनत मुस्कुरा रही हो। रघुनाथ ने कहा, हाँ सावित्री, पर अब यही वक्त सबसे मुश्किल होता है। जब फसल पकती है तो नजरें भी तेज हो जाती हैं, जानवरों की भी और इंसानों की भी। मोहन पास खड़ा था। उसने पूछा, बाबा, क्या कोई हमारी फसल चुरा सकता है? रघुनाथ ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, खेत में चोरी सिर्फ हाथों से नहीं होती, निगाहों से भी होती है। इसलिए रखवाली सिर्फ रात की नहीं, नीयत की भी करनी पड़ती है। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, ईश्वर सब देखता है। लेकिन उसके शब्दों में भी हल्की घबराहट थी। दोपहर में कैलाश चौपाल पर पहुंचा। वहां ठाकुर रुद्र सिंह और पंडित रामकेश बैठे थे। कैलाश ने हुक्का पीते हुए कहा, सुना है कल रात किसी के खेत में फसल काट ली गई। लोग कह रहे हैं परछाई देखी गई थी। ठाकुर ने भौहें सिकोड़ी। किसके खेत में? शायद पटेल के, कैलाश बोला। और वो कह रहा है कि रघुनाथ के खेत के पास कुछ आवाजें आई थीं। पंडित रामकेश ने तुरंत कहा, ऐसा मत कहो कैलाश, रघुनाथ जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में नहीं है। कैलाश ने हाथ हिलाया। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा पंडित जी, बस ये कह रहा हूं, फसल पकती है तो सबकी आंखों में जलन होती है, और रघुनाथ की फसल इस बार सबसे अच्छी है। ठाकुर ने गहरी सांस ली। यही तो डर है, जहां मेहनत चमकती है वहां लालच भी पनपता है। शाम को हरिया दौड़ता हुआ खेत पर आया। काका, मैंने 2 अजनबी लोगों को गांव के रास्ते पर देखा। वो पूछ रहे थे, किसका खेत सबसे हरा है? रघुनाथ चौकन्ना हो गया। कहां देखे? पुराने बबूल के पास, हरिया ने कहा। एक के कंधे पर बोरी थी, दूसरे के हाथ में हंसिया। रघुनाथ ने लाठी उठाई और खेत की मेढ़ पर जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब खेत नहीं, दूर अंधेरे को टटोल रही थीं। हरिया, आज रात तू घर मत आना, मेरे साथ रहना। अगर वो फिर आए तो मिट्टी को गवाही देनी होगी। हरिया ने सिर हिलाया। हाँ काका, मैं साथ हूं। उधर घर में सावित्री चूल्हे के पास बैठी थी। मोहन ने पूछा, अम्मा, बाबा फिर आज रात जागेंगे? सावित्री ने धीमे स्वर में कहा, हाँ बेटा, अब जब फसल पकी है तो डर भी पका है, पर तेरे बाबा की हिम्मत मिट्टी से भी गहरी है। वो दरवाजे से बाहर देखती रही। दूर नीम के पेड़ के नीचे लालटेन की हल्की रोशनी दिख रही थी। उसे पता था, जब तक वो लौ जल रही है उसका घर सुरक्षित है। रात उतर आई। हवा में ठंडक थी, पर उसके भीतर एक बेचैनी थी। धान की बालियां झुक झुक कर जैसे एक दूसरे से कह रही थीं, आज कोई आएगा। रघुनाथ ने लालटेन ऊंची की। हरिया उसके पास खड़ा था, लाठी पकड़े हुए। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। कौन है वहां? रघुनाथ चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, बस पत्तों की खड़खड़ाहट और हवा का सिहरता हुआ संगीत। हरिया बोला, काका, लगता है कोई था। रघुनाथ ने कहा, हाँ, मिट्टी ने भी महसूस किया। चल, मेड़ के उस पार देखते हैं। दोनों सावधानी से बढ़े। दूर हल्की चांदनी में 2 परछाइयां दिखीं। एक ने जैसे कुछ झुककर काटा। धान की बालियां नीचे गिरी। रघुनाथ गरजा, रुको! वो भागे, पर छायाएं भाग निकली। रघुनाथ ने गिरा हुआ धान उठाया और उसकी मुट्ठी कस गई। जिसने मेहनत नहीं बोई उसे ये अन्न काटने का हक नहीं, उसने कहा। हरिया ने कांपते हुए पूछा, काका, अब क्या करेंगे? रघुनाथ ने कहा, अब जागना पड़ेगा हर रात। फसल अब अनाज नहीं, इज्जत बन गई है। सुबह जब कैलाश खेत पर पहुंचा तो उसने रघुनाथ का चेहरा देखा, थकान से भरा,
पर आंखों में आग थी। भैया, उसने कहा, सुना है चोरी हुई? रघुनाथ ने सिर हिलाया। थोड़ी सी ही, पर नींद पूरी की चोरी हो गई। कैलाश ने धीरे से कहा, मैं हंसता था तुझ पर रघुनाथ, अब समझ आया, खेत की रखवाली हंसी का नहीं, हिम्मत का काम है। रघुनाथ ने उसकी ओर देखा। कैलाश, जब तू अपने खेत से वैसे ही प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं, तो तू भी जागेगा और तब नींद की कीमत समझेगा। कैलाश ने गहरी सांस ली। आज से मैं भी रात को अपनी फसल के साथ रहूंगा। दोनों ने हाथ मिलाया। धान की बालियां हवा में झूमी, जैसे मिट्टी ने दोस्ती का आशीर्वाद दिया हो। रात की हवा उस दिन कुछ अलग थी। उसमें एक बेचैनी थी, जैसे धरती खुद किसी आने वाले तूफान से डर रही हो। नीम के पेड़ की शाखाएं बार बार झूल रही थीं और दूर मंदिर की घंटी बिना हाथ लगे बज उठी। रघुनाथ ने आसमान की ओर देखा। बादल काले हो चुके थे। आज धरती की परीक्षा है, उसने धीरे से कहा। सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी, आंचल कसकर पकड़े हुए। रघुनाथ, तू आज घर पर रह जाना, उसने विनती की। आंधी का मौसम है, बिजली गिर सकती है। रघुनाथ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर बिजली गिरेगी तो पहले मेरे खेत पर गिरेगी सावित्री, और अगर धरती जल उठी तो मुझे वहीं होना चाहिए। रात का पहरा शुरू हुआ। हरिया पहले ही आ गया था, कांधे पर पुराना कंबल डाले। काका, आज हवा बहुत तेज है, लालटेन बार बार बुझ रही है। रघुनाथ ने लालटेन को अपने सीने से लगाया। ये लो, तब तक नहीं बुझेगी जब तक फसल खड़ी है। पास में मोती और काला, उसके दोनों बैल बंधे थे। हवा से उनकी घंटियां बज रही थीं, टन्न टन्न, पर वो भी बेचैन थे, जैसे कुछ भांप रहे हों। हरिया, रघुनाथ बोला, अगर आंधी बहुत बढ़ जाए तो तू गांव लौट जाना। हरिया ने जिद की, नहीं काका, आज नहीं, मैं भी रखवाली करूंगा। रघुनाथ ने सिर हिलाया। ठीक है, आज तू मेरा सच्चा साथी है। पहली बिजली कड़की। पूरा खेत एक पल के लिए उजाला हो गया। धान की बालियां ऐसे झुकीं जैसे धरती ने माथा टेक दिया हो। काका, देखो, उधर कुछ हिल रहा है, हरिया चिल्लाया। रघुनाथ ने लाठी उठाई। जानवर होंगे, डर मत। पर अगले ही पल तेज हवा चली। लालटेन की लौ कांपी, मिट्टी के कण उड़कर चेहरे से टकराए। आसमान से बारिश की पहली मोटी बूंद गिरी, फिर दूसरी, तीसरी, और देखते ही देखते पूरा खेत पानी से भरने लगा। रघुनाथ ने बैलों की रस्सी खोली। हरिया, इन्हें नीम के नीचे बांध दे, जल्दी। हरिया भागा, भीगता हुआ। आसमान अब गड़गड़ा रहा था। बिजली बार बार नीम की डालियों पर गिरती और पूरा आसमान सफेद हो उठता। पानी अब मेढ़ के ऊपर आने लगा था। रघुनाथ ने मिट्टी के ढेले उठाकर मेढ़ पर पट्टी बनानी शुरू की। हरिया मदद करता रहा। दोनों की हथेलियां कीचड़ में डूबी थीं। काका, ये मेढ़ टिकेगी नहीं, हरिया चिल्लाया। रघुनाथ बोला, अगर मिट्टी गिरेगी तो मैं भी साथ गिरूंगा। ये खेत मेरा है, मैं इसे डूबते नहीं देख सकता। उसकी आवाज तूफान के बीच गूंज उठी। बारिश उसके चेहरे पर बह रही थी, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ जिद थी फसल को बचाने की। घर में सावित्री ने लालटेन जलाई और भगवान के आगे दीपक रखा। हे गोविंद, मेरे रघुनाथ को सलामत रखना। अगर धरती डूबे भी तो उसका साहस न डूबे। मोहन उसके पास आया। अम्मा, मैं बाबा के पास जाऊं? नहीं बेटा, सावित्री ने रोक लिया। वो अकेले नहीं हैं, हरिया उनके साथ है, और तेरे बाबा के साथ वो धरती है जो उन्हें कभी गिरने नहीं देगी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर विश्वास अडिग था। बिजली अब पास पास गिरने लगी थी। हवा इतनी तेज कि लालटेन बुझ गई। हरिया चिल्लाया, काका, अंधेरा हो गया। रघुनाथ ने मिट्टी में हाथ डालकर कहा, जब तक मिट्टी गीली है, उम्मीद जिंदा है। वो मेढ़ पर चढ़ गया, लाठी से पानी रोकने की कोशिश करता रहा। बिजली उसकी लाठी के पास गिरी। धन की बालियां हिल गईं। बैल डरकर पीछे हटे। हरिया चिल्लाया, काका,
नीचे उतर आओ। रघुनाथ हंसा। हरिया, अगर मैं नीचे आ गया तो ये खेत ऊपर कौन रखेगा? अगले ही पल तेज हवा चली। लालटेन की जगह अब बिजली की चमक थी। मिट्टी की गंध, बारिश का शोर और इंसान की जिद सब एक साथ गूंज उठे। सुबह जब तूफान थमा तो आसमान धुंधला था। रघुनाथ खेत के बीच बैठा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने, बाल भीगे और आंखें दूर कहीं खोई हुई थीं। फसल झुक चुकी थी, कुछ बालियां टूट गईं, कुछ बिखर गईं। हरिया पास खड़ा था, कांपती आवाज में बोला, काका, बहुत नुकसान हुआ। रघुनाथ ने मिट्टी की मुट्ठी उठाई। नुकसान नहीं, अनुभव हुआ बेटा। आज धरती ने मुझे सिखाया कि वो कभी हार नहीं मानती, बस झुक जाती है और फिर से उठती है। दोपहर होते होते कैलाश पहुंचा। उसने खेत की हालत देखी और बोला, भैया, तू तो सच में तूफान से भी लड़ गया। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, कैलाश, खेत की रखवाली सिर्फ जानवरों से नहीं होती, कभी कभी आसमान से भी करनी पड़ती है। कैलाश ने उसकी पीठ थपथपाई। अब समझ आया क्यों तू कहता है, नींद तब आती है जब फसल सुरक्षित हो। आज तू जागा नहीं, जिया है रघुनाथ। शाम को सूरज निकला। खेत में अभी भी पानी था, पर उसमें धान की कुछ सीधी बालियां चमक रही थीं, जैसे हारी हुई धरती फिर मुस्कुरा रही हो। रघुनाथ ने लालटेन फिर से जलाई। हरिया बोला, काका, अब तो सब ठीक हो गया। रघुनाथ ने धीमे स्वर में कहा, हाँ बेटा, आंधी चली गई। अब बस मिट्टी को सांस लेने देना है और उम्मीद को फिर बोना है। आसमान में अब बारिश थम चुकी थी। बादल दूर खिसक गए थे, पर उनके पीछे छोड़ी ठंडक हवा में तैर रही थी। गांव रामपुरवा की मिट्टी पूरी रात भीगकर अब भारी हो चुकी थी, जैसे धरती ने किसी दर्द को भीतर समा लिया हो। रघुनाथ खेत के बीच खड़ा था। पैरों के नीचे कीचड़, हाथों में टूटे हुए धान की बालियां और आंखों के सामने उसकी आधी बर्बाद मेहनत। सूरज की पहली किरण मिट्टी पर पड़ी तो खेत सुनहरी नहीं, राख सी दिखी। कहीं मेड़ टूटी पड़ी थी, कहीं धान की बालियां धरती में चिपकी थीं। हरिया पास ही खड़ा था, कंधे झुके हुए, आंखों में ग्लानि। काका, वो बोला, हम कोशिश तो बहुत किए थे। रघुनाथ ने धीरे से कहा, जानता हूं बेटा, तू तो मिट्टी से भी ज्यादा वफादार है। वो घुटनों के बल बैठ गया। कीचड़ में दोनों हाथ डालकर मिट्टी को उठाया। उसकी हथेलियां कांप रही थीं, लेकिन चेहरे पर शांति थी। देख हरिया, उसने कहा, ये मिट्टी टूटी नहीं है, बस थकी है। और जब धरती थकती है तो किसान को उसे सहलाना पड़ता है, जैसे मां के सिर पर हाथ फेरते हैं। हरिया की आंखें भर आईं। काका, तू फिर भी मुस्कुरा रहा है। रघुनाथ ने मिट्टी की गंध लेते हुए कहा, क्योंकि मिट्टी ने मुझसे वादा किया है कि वो फिर उगेगी। घर में सावित्री ने खिड़की खोली। सूरज की हल्की रोशनी अंदर आई, लेकिन उसके चेहरे पर चमक नहीं थी। वो बर्तन में पानी भरते हुए बोली, मोहन, तेरे बाबा लौटे क्या? मोहन बाहर भागा। खेत की ओर देखा, वहां रघुनाथ खड़ा था, भीगा हुआ पर सीधा। उसने पुकारा, बाबा। रघुनाथ ने सिर उठाया, मुस्कुराया और हाथ हिलाया। सब ठीक है बेटा, बस थोड़ा थक गया हूं। सावित्री दरवाजे पर आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर होंठों पर दबी प्रार्थना थी, ईश्वर, इनका हौसला मत तोड़ना। इनके भीतर जो उजाला है वही हमारे घर की रोशनी है। थोड़ी देर में कैलाश आया। उसके कदम भारी थे, जैसे अपराध बोध में डूबे हों। भैया, उसने धीमे स्वर में कहा, कल रात मैं भी जागा था, पर अपने खेत में नहीं गया। आज देखो, मेरा भी आधा खेत डूब गया। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया कैलाश, धरती सबकी है, लेकिन जो उसकी नींद में साथ देता है वो ही उसकी मुस्कान पाता है। कैलाश ने कहा, तेरी बातों पर हंसता था रघुनाथ, पर आज लगा तेरी मिट्टी तुझसे ज्यादा जिंदा है। रघुनाथ ने उसकी पीठ थपथपाई। हंसी भी कभी कभी सीख बन जाती है कैलाश।
दोनों चुप रहे। सिर्फ खेत में हवा की सरसराहट और बैलों की घंटियां सुनाई दे रही थीं। दोपहर में ठाकुर रुद्र सिंह और पंडित रामकेश वहां पहुंचे। ठाकुर ने चारों ओर देखा और कहा, काफी नुकसान हुआ है रघुनाथ। रघुनाथ ने सिर झुकाकर कहा, हाँ ठाकुर साहब, आधी फसल चली गई, पर आधा हौसला अब भी बाकी है। पंडित रामकेश ने बोले, बेटा, धरती हर साल परीक्षा लेती है। जिसने धैर्य बोया है वही अगली बार अन्न काटेगा। रघुनाथ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पंडित जी, अगर मिट्टी हमारी गुरु है तो ये आंधी उसका पाठ था। ठाकुर ने प्रभावित होकर कहा, रघुनाथ, तेरी बातों में आग है। अगर हर किसान तेरे जैसा सोचने लगे तो यह गांव कभी भूखा नहीं रहेगा। शाम होते होते आसमान फिर साफ हो गया। पानी अब बह चुका था, पर खेत में धान के टूटे तिनके अब भी चिपके थे। हरिया वहीं बैठा था, एक लकड़ी से कीचड़ हटा रहा था। काका, उसने कहा, अब क्या करेंगे? रघुनाथ ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, अब खेत को सांस लेने देंगे। जब धरती रोती है तो किसान को उसे चुप कराने नहीं बल्कि सुनने बैठना चाहिए। हरिया ने पूछा, क्या धरती भी रोती है? रघुनाथ मुस्कुराया, हाँ बेटा, आज रात इसकी आंखें आंधी ने भिगोई हैं। उस रात मोहन अपने पिता के पास बैठा था। आंगन में लालटेन जल रही थी और उसके भीतर के साए दीवार पर हिल रहे थे। बाबा, मोहन बोला, आप थक गए होंगे, अब तो कुछ दिन खेत मत जाना। रघुनाथ ने हल्की हंसी के साथ कहा, थकान खेत से नहीं होती बेटा, थकान तब होती है जब आदमी हार मान ले। मैंने मिट्टी को गिरते देखा है, पर हारते नहीं। मोहन ने पहली बार पिता के हाथों को देखा, कीचड़, छाले और मिट्टी से सने हुए। उसे एहसास हुआ, यही हाथ गांव की रोटी बनाते हैं, यही हाथ धरती को जिंदा रखते हैं। अगली सुबह सूरज सुनहरी चमक के साथ उगा। रघुनाथ खेत पर पहुंचा। फसल टूटी थी, पर मिट्टी ने फिर एक हल्की हरियाली फैला दी थी। छोटे छोटे नए अंकुर उगने लगे थे, जैसे धरती ने खुद कहा हो, मैं फिर तैयार हूं। रघुनाथ ने मिट्टी को छूकर कहा, धन्यवाद मां, तूने हिम्मत नहीं तोड़ी। हरिया बोला, काका देखो, फिर से जीवन लौट रहा है। रघुनाथ मुस्कुराया, हाँ बेटा, राख कभी मिट्टी को खत्म नहीं करती, बल्कि उसमें नया बीज बन जाती है। बारिश थम चुकी थी। गांव रामपुरवा की गलियां फिर सूखने लगीं, पर रघुनाथ के खेत की मिट्टी अब भी भीगी थी, जैसे धरती अपनी थकान मिटा रही हो। फसल का कुछ हिस्सा बच गया था, पर नुकसान इतना था कि सावित्री रोज घर के खर्च का हिसाब देखकर चुप हो जाती। और ऐसे ही एक दिन गांव के सबसे चालाक आदमी लक्ष्मण पटेल ने दस्तक दी। दोपहर की धूप थी। रघुनाथ नीम के नीचे बैठा अपनी टूटी मेड़ ठीक कर रहा था। तभी दूर से चमकती सफेद धोती, सिर पर टोपी और मुंह में पान दबाए लक्ष्मण पटेल आता दिखाई दिया। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था जिससे वो सालों से आधे गांव की जमीन हड़प चुका था। राम राम रघुनाथ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रघुनाथ उठ खड़ा हुआ। राम राम पटेल साहब, लक्ष्मण ने पास आकर कहा। सुना, तूफान में तेरा काफी नुकसान हो गया। अरे भाई, किसान की हालत तो अब सरकार भी नहीं समझती। मैंने सोचा तेरी कुछ मदद कर दूं। रघुनाथ चुप रहा। वो जानता था पटेल की मदद का मतलब हमेशा कर्ज का जाल होता है। देख रघुनाथ, पटेल बोला, तेरे खेत का आधा हिस्सा सूख गया है। अगर चाहे तो मैं तुझे बीज और खाद के पैसे दे दूं। ब्याज नहीं लूंगा, बस जमीन के कागज अपने पास रख लूंगा, सुरक्षा के लिए। रघुनाथ ने माथे पर पसीना पोंछा। कागज? वो क्यों? पटेल ने हंसकर कहा, अरे भाई, तू तो सीधा आदमी है, बस दस्तखत कर दे। जब पैसा लौटा देगा, कागज तेरा, नहीं लौटा सका तो खेत मेरा। साफ साफ हिसाब। उसी समय कैलाश वहां पहुंचा। उसने पटेल को देखकर भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। अरे पटेल, तू फिर किसी की मजबूरी का सौदा करने आया है क्या? पटेल ने तिरछी मुस्कान दी। कैलाश, मैं तो बस मदद की बात कर रहा हूं।
अब अगर किसी को मदद चाहिए तो उसमें बुराई क्या? रघुनाथ ने दोनों की ओर देखा, फिर शांत स्वर में कहा, पटेल साहब, मैं खेत बेचने नहीं आया था, बल्कि फसल बोने आया था। और जब तक मेरी सांस है, ये मिट्टी किसी कागज पर नहीं बिकेगी। शाम को जब रघुनाथ घर लौटा, सावित्री ने पूछा, कौन आया था? पटेल, उसने धीमे से कहा। वो जमीन मांग रहा था ना? रघुनाथ ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। सावित्री ने राहत की सांस ली, फिर बोली, रघुनाथ, गरीबी से लड़ लेंगे, पर जमीन खोई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मिट्टी तेरे बाप की याद है, इसे कोई छीन ना पाए। रघुनाथ ने उसके हाथ थामे। जब तू मेरे साथ है तो कोई पटेल कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन सुबह मोहन खेत पर अकेला था। लक्ष्मण पटेल फिर आया, इस बार चेहरे पर और भी मिठास ली। अरे मोहन बिटवा, कैसे हो? ठीक हूं चाचा, मोहन बोला। पटेल ने जेब से कागज निकाले। देखो बेटा, ये बस मदद के कागज हैं। तेरे बापू के लिए बीज और खाद ले आऊंगा। बस यहां साइन कर दे, बाद में तेरे बाबा के नाम कर देंगे। मोहन ने कागज देखे। वो पढ़ना जानता था, लेकिन कानूनी भाषा समझ ना सका। पटेल ने कहा, ये बस बीज के बिल हैं बेटा। मोहन ने भोलेपन से साइन कर दिया, और उसी पल रघुनाथ की जमीन के दस्तावेज बदल गए, लक्ष्मण पटेल के नाम पर। शाम को हरिया खेत के रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा पटेल और मोहन साथ खड़े हैं। वो झाड़ियों में छिप गया। पटेल ने पैसे गिनते हुए कहा, अब सब हो गया बेटा, बस किसी को मत बताना, तेरे बापू खुश हो जाएंगे। हरिया के कानों में बात पड़ गई। वो कांप उठा। हे भगवान, काका के खेत का सौदा हो गया। वो भागता हुआ घर पहुंचा, पर रघुनाथ उस समय घर पर नहीं था। सावित्री रोटियां बना रही थी। हरिया ने कहा, चाची, मैं कल बताऊंगा, कुछ बड़ा हो गया है। उसकी सांसें तेज थीं। वो जानता था यह सच्चाई बताना आसान नहीं होगा। उस रात रघुनाथ सो नहीं सका। नीम के नीचे बैठा मिट्टी में उंगलियां फेरता रहा। आज अजीब बेचैनी है, उसने खुद से कहा, जैसे खेत कुछ कहना चाहता हो। हवा में हल्की सरसराहट हुई। धान की कुछ बालियां टूटकर उसके पैरों पर गिरीं। वो उठा, लालटेन जलाई और खेत के चारों ओर देखने लगा। सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी। अब भी जाग रहे हो? हाँ, उसने कहा। आज मिट्टी की खुशबू कुछ अलग लग रही है, जैसे किसी ने उसे धोखा दिया हो। गांव रामपुरवा की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। हवा में गंभीरता थी, जैसे किसी अनहोनी का भार तैर रहा हो। नीम के पेड़ पर बैठे कौवे बार बार कांव कांव कर रहे थे, और चौपाल के पास लोग धीरे धीरे जमा हो रहे थे। रघुनाथ ने खेत की ओर देखा। सूरज की रोशनी में बालियां झिलमिला रही थीं, पर उसके दिल में अंधेरा था। कल रात से मिट्टी बेचैन थी, और आज वो खुद था। सुबह सुबह हरिया दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर पसीना था और सांसें टूट रही थीं। काका, बड़ी बात हो गई, रघुनाथ ने चौंक कर पूछा। क्या हुआ हरिया? हरिया हांफता हुआ बोला, कल पटेल आया था, मोहन से कागज पर साइन करवा लिए। कह रहा था वो बीज के कागज हैं, पर मैंने सुना वो जमीन के थे। रघुनाथ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। हाथ की लालटेन जमीन पर गिर पड़ी, मिट्टी बिखर गई। क्या कह रहा है तू हरिया? सच काका, हरिया बोला। मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। रघुनाथ की आंखें लाल हो गईं। तो अब पटेल ने जमीन नहीं, हमारी आत्मा खरीद ली। वो घर पहुंचा तो सावित्री चूल्हे के पास बैठी थी। क्या हुआ? उसने पूछा। धोखा हुआ है सावित्री, हमारे बेटे से कागज पर साइन करवाए गए, जमीन के। सावित्री के हाथ से चिमटा गिर गया। क्या? मोहन ने? अनजाने में रघुनाथ ने कहा। उसने सोचा मदद मिल रही है। मोहन दरवाजे पर खड़ा था, कांपता हुआ। बाबा, मैंने तो सोचा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। रघुनाथ की आवाज गूंज उठी। जमीन पर दस्तखत नहीं,
अपने बाप की पीठ पर चाकू चला दिया तूने। मोहन के आंसू फूट पड़े। माफ कर दो बाबा, मैं समझ नहीं पाया। सावित्री ने बेटे को गले लगाया। रघुनाथ, गुस्सा मत कर, गलती भोलेपन से हुई है। रघुनाथ की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में लौह जैसी दृढ़ता। अब ये लड़ाई खेत की नहीं, इज्जत की होगी। मैं चौपाल जाऊंगा, गांव जाने का सच्चाई। दोपहर तक चौपाल पर भीड़ लग गई। ठाकुर रुद्र सिंह, पंडित रामकेश, कैलाश और गांव के अन्य लोग वहां बैठे थे। बीच में एक बड़ी चौकी रखी गई थी। उस पर गांव का झंडा और एक लाल गेरुए कपड़े की गठरी, पंचायत का प्रतीक। रघुनाथ सीधा आगे बढ़ा और बोला, ठाकुर साहब, मैं न्याय चाहता हूं। लक्ष्मण पटेल भी आ चुका था। चमकदार कपड़े, माथे पर टीका और चेहरे पर वही झूठी विनम्रता। क्या हुआ रघुनाथ? उसने कहा। किस बात का न्याय चाहिए? रघुनाथ ने मिट्टी की मुट्ठी उठाकर कहा, इस धरती का न्याय पटेल, जिस पर तूने झूठे कागजों से कब्जा किया है। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। कैलाश आगे बढ़ा, मैं गवाह हूं ठाकुर साहब, पटेल कई बार लोगों की जमीन ऐसे ही हड़प चुका है। ठाकुर ने गंभीर होकर पूछा, रघुनाथ, सबूत है तेरे पास? हां, रघुनाथ ने कहा। हरिया ने सब देखा और सुना है। हरिया कांपता हुआ आगे आया। उसकी उम्र भले कम थी, पर आवाज सच्ची थी। ठाकुर साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा। पटेल ने मोहन से कहा कि ये बीज के बिल हैं, लेकिन वो जमीन के कागज थे। मोहन ने भोलेपन में साइन कर दिए। पटेल गरज उठा, झूठ, ये लड़का झूठ बोल रहा है। ठाकुर ने कहा, शांत रहो पटेल। हरिया बोला, मैं गरीब हूं ठाकुर साहब, पर झूठ नहीं बोलता। अगर मेरी बात गलत निकले तो गांव से निकाल देना। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर आंख पटेल की ओर मुड़ गई। ठाकुर ने पंडित रामकेश से कहा, पटेल के कागज दिखाओ। पटेल झिझका, फिर मजबूरी में अपनी झोली से कागज निकाले। ठाकुर ने पढ़े। कागजों में साफ लिखा था, खेत की बिक्री के दस्तावेज। पंडित ने कहा, ये जमीन के नहीं, धोखे के कागज हैं। भीड़ गुस्से से गूंज उठी। धोखेबाज पटेल, ईमानदार किसान के साथ छल। ठाकुर ने उठकर कहा, रघुनाथ, तेरी जमीन तुझी की रहेगी। पटेल, तूने गांव की इज्जत को धोखा दिया है। अब तेरे ऊपर पंचायत का दंड होगा। तेरे सारे सौदे रद्द किए जाएंगे। पटेल चिल्लाया, ये अन्याय है। ठाकुर गरजे, अन्याय नहीं, न्याय है। आज चौपाल ने पहली बार आवाज उठाई है धरती बेचने वालों के खिलाफ। भीड़ ताली बजाने लगी। रघुनाथ ने आसमान की ओर देखा। नीले आकाश में सूरज चमक रहा था, मानो धरती ने भी राहत की सांस ली हो। वो बोला, मैंने खेत की रखवाली सिर्फ जानवरों से नहीं, अब इंसानों से भी की है। सावित्री की आंखों में गर्व था। मोहन ने पिता के पैर छुए। बाबा, मैंने गलती की थी, अब कभी नहीं। रघुनाथ ने कहा, गलती तब तक गलती नहीं रहती जब तक इंसान उसे सुधार ले। हरिया पास खड़ा था। काका, मिट्टी फिर मुस्कुरा रही है। रघुनाथ ने जवाब दिया, हाँ बेटा, क्योंकि आज उसने अपनी आवाज चौपाल में सुनी है। चौपाल के फैसले को 3 दिन बीत चुके थे, पर रघुनाथ के मन में तूफान अब भी नहीं थमा था। पटेल का झूठ उजागर हो चुका था। जमीन वापस मिल गई थी, पर बेटे मोहन के अनजाने हस्ताक्षर उसकी आत्मा पर जैसे किसी खरोंच की तरह रह गए थे। गांव की गलियों में लोग अब भी कहते, रघुनाथ जीत गया, लेकिन उसका बेटा हार गया। रघुनाथ ये सुनकर कुछ नहीं कहता, पर रात को नीम के नीचे बैठता और मिट्टी से वही सवाल करता, क्या मैंने उसे सही सिखाया था? उस शाम घर में अजीब सन्नाटा था। सावित्री आंगन में चूल्हे के पास बैठी थी। धुएं में जैसे घर का बोझ झूल रहा था। मोहन पास आकर बोला, अम्मा, बाबा मुझसे बात क्यों नहीं करते? सावित्री ने धीरे से कहा, क्योंकि उन्हें चोट लगी है बेटा, और वो चोट खेत से नहीं, तेरे भरोसे से लगी है। मोहन की आंखें भर आईं। मैंने कुछ गलत नहीं चाहा था अम्मा, मैं तो बस बाबा को खुश करना चाहता था।
सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखा। गलती हर इंसान से होती है, पर मिट्टी की तरह इंसान भी तभी पवित्र होता है जब वो अपनी गलती से सीख ले। उसी समय दरवाजे पर रघुनाथ की आवाज आई, सावित्री, खाना दे दो। मोहन खड़ा हुआ, मैं ले जाता हूं अम्मा। रघुनाथ नीम के नीचे बैठा था। लालटेन जल रही थी और उसकी रोशनी में उसकी थकान झलक रही थी। मोहन ने थाली आगे रखी। बाबा, खाना। रघुनाथ ने बिना ऊपर देखे कहा, रख दे। मोहन कुछ देर खड़ा रहा, फिर बोला, बाबा, मुझसे गलती हो गई, पर मैं उसे सही करना चाहता हूं। रघुनाथ ने पहली बार उसकी ओर देखा। गलती मिट्टी जैसी होती है बेटा, अगर समय रहते पलट दी जाए तो खेत फिर हरा हो जाता है, पर अगर देर हो जाए तो वो बंजर बन जाती है। मोहन की आंखों में आंसू छलक आए। बाबा, मैं उस मिट्टी को फिर से हरा करना चाहता हूं, मुझे सिखाओ कैसे रखवाली करनी है। रघुनाथ ने धीरे से लाठी उठाई। तो चल, आज रात से शुरू कर। खेत में सिर्फ फसल नहीं, भरोसा भी उगता है, और उसे भी चौकीदारी चाहिए। रात गहराने लगी। आसमान में आधा चांद टंगा था। रघुनाथ और मोहन खेत के बीच खड़े थे। एक तरफ पिता की चुप्पी, दूसरी तरफ बेटे का पछतावा। देख बेटा, रघुनाथ बोला, ये मिट्टी वही है जिसने मुझे आदमी बनाया, और अब वही तुझे भी परखेगी। अगर तू इस खेत की रखवाली कर सका तो समझ लेना तेरी गलती माफ हुई। मोहन ने सिर झुका दिया। हाँ बाबा। पास ही हरिया भी आ गया। काका, आज तो पूरा परिवार जाग रहा है। रघुनाथ मुस्कुराया। हाँ हरिया, आज मिट्टी 2 पीढ़ियों की परीक्षा लेगी। तीनों खेत में घूमने लगे। धान की बालियां हवा में झूम रही थीं और दूर कहीं सियार की हुआ सुनाई दी। मोहन थोड़ा घबराया, पर रघुनाथ ने कहा, डर उसी को लगता है जो अपने खेत से अजनबी होता है। आधी रात को अचानक कुछ सरसराहट हुई। धान की झाड़ियों में कुछ हिला। मोहन लाठी कसकर पकड़े खड़ा हुआ। कौन है वहां? एक परछाई उभरी, फिर 2 चमकती आंखें दिखीं। वो शायद जंगली सुअर था। रघुनाथ ने कहा, भागने मत देना बेटा, आज खेत की रखवाली तेरे भरोसे है। मोहन ने पत्थर उठाया और जोर से फेंका। जानवर भागा और मोहन की लाठी की आवाज खेत में गूंज गई। भाग जा, ये रघुनाथ का खेत है। रघुनाथ ने पहली बार गर्व से उसकी ओर देखा। आज तूने खेत नहीं, मेरा विश्वास भी बचा लिया। मोहन मुस्कुराया। बाबा, अब समझ आया, खेत की रखवाली का मतलब नींद खोना नहीं, बल्कि आत्मा को जगाए रखना है। भोर हुई। आसमान हल्का नीला और मिट्टी से भाप उठ रही थी। रघुनाथ ने कहा, अब खेत सो सकता है, और मैं भी। मोहन ने झुककर मिट्टी को छुआ। अब ये मिट्टी मेरी भी है बाबा, अब से मैं भी रखवाली करूंगा। रघुनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज तू मेरा बेटा नहीं, खेत का सच्चा वारिस बना है। दूर से सावित्री और हरिया देख रहे थे। सावित्री की आंखें नम थीं। हरिया बोला, काका, आज तो धरती ने खुद पिता पुत्र को मिला दिया। रघुनाथ मुस्कुराया। हाँ बेटा, जब मिट्टी माफ कर दे तो कोई रिश्ता अधूरा नहीं रहता। सूरज गांव रामपुरवा के ऊपर धीरे धीरे चढ़ रहा था। नीम के पेड़ की छाया लंबी होकर खेत की मेढ़ तक पहुंच चुकी थी। रात की ठंडक अब मिट्टी की गंध में बदल गई थी, वो गंध जो किसान के दिल को शांति देती है। रघुनाथ और मोहन खेत के पास बैठे थे। दोनों के चेहरों पर अब सुकून था, पर आंखों में थकावट अभी बाकी थी। अब लग रहा है खेत फिर से जिंदा है, रघुनाथ बोला। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बाबा, मिट्टी फिर मुस्कुरा रही है। उसी समय दूर से हरिया दौड़ता हुआ आता दिखा। उसकी आंखों में घबराहट थी, चेहरा धूल और पसीने से भरा हुआ। काका, हरिया हाँफते हुए बोला। फिर गड़बड़ हो गई। रघुनाथ चौंका। क्या हुआ? पटेल फिर चाल चला है, हरिया बोला। वो कह रहा है कि चौपाल का फैसला झूठा था। वो कलेक्टर साहब के पास गया है और कह रहा है कि तुमने गवाही खरीद ली।
रघुनाथ के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी उदासी उतर आई। वो आदमी हार कर भी लड़ना चाहता है, हरिया ने कहा। काका, मैं उसके पीछे गया था, मैंने सब सुना। उसने किसी मुंशी से कहा, अगर कलेक्टर के दफ्तर में एक गलत रिपोर्ट पहुंच जाए तो जमीन फिर मेरी हो जाएगी। मोहन की मुट्ठियां भींच गईं। बाबा, अब तो हमें कुछ करना ही होगा। रघुनाथ ने शांत स्वर में कहा, नहीं मोहन, इस बार मिट्टी खुद बोलेगी। अब लड़ाई शब्दों से नहीं, सच्चाई से होगी। रात के समय चौपाल पर लोग फिर जमा हुए। इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। हवा में बेचैनी थी और कई लोगों के मन में शक भी। ठाकुर रुद्र सिंह ने कहा, लक्ष्मण पटेल ने जिला दफ्तर में शिकायत दी है कि चौपाल का निर्णय पक्षपाती था। अब अगर सच्चाई साबित करनी है तो कोई ठोस सबूत चाहिए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी हरिया आगे बढ़ा। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में विश्वास। ठाकुर साहब, अगर सच्चाई चाहिए तो मैं दूंगा। मैंने उस दिन पटेल और उसके मुंशी की बात सुनी थी और मैं उस कागज को देख चुका हूं जो वो कलेक्टर को दिखाने वाला है। सबकी नजरें हरिया पर टिक गईं। तू? ठाकुर ने पूछा। पर तू तो बस चरवाहा है, बच्चा है। हरिया ने सीधा जवाब दिया, हां, मैं बच्चा हूं, पर झूठ से बड़ा नहीं। अगर सच्चाई के लिए बोलना अपराध है तो मैं वो अपराध करने को तैयार हूं। कैलाश ने हरिया के पास आकर कहा, बेटा सोच ले, पटेल ताकतवर आदमी है, उसके लोग तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। हरिया बोला, काका कैलाश, जब झूठ बोलने वाले डरते नहीं तो सच बोलने वाला क्यों डरे। रघुनाथ ने आगे बढ़कर हरिया के कंधे पर हाथ रखा। तू मेरा बेटा है हरिया, तेरी आवाज मिट्टी की आवाज है। अगले दिन सुबह रघुनाथ, हरिया और ठाकुर रुद्र सिंह बैलगाड़ी पर बैठकर कलेक्टर के दफ्तर की ओर निकले। रास्ते में धूल उड़ती रही और आसमान पर धूप तपी हुई थी। कलेक्टर शर्मा साहब के सामने पटेल पहले से मौजूद था, चेहरे पर झूठी आत्मविश्वास भरी मुस्कान। सर, ये लोग झूठे हैं, पटेल बोला। चौपाल में सब मेरे खिलाफ हो गए, मेरे कागज असली हैं। कलेक्टर ने भौहें चढ़ाई। क्या सबूत है तुम्हारे पास? पटेल ने फाइल बढ़ाई। कलेक्टर ने खोली और कुछ कागज पलटे। उसी समय हरिया ने आगे बढ़कर कहा, सर, वो फाइल झूठी है। मैंने इन दोनों को यह तैयार करते देखा था। इन कागजों पर एक तारीख गलत है। जिस दिन ये फाइल बनी बताई गई है उस दिन तूफान आया था और सरकारी दफ्तर बंद था। कलेक्टर ने तुरंत तारीख देखी, वो सच था। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। पटेल, कलेक्टर गरजे, तुम्हारी चालाकी पकड़ी गई है। तुम पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाएगा। पटेल के हाथ से फाइल गिर गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। गांव के सभी लोग स्तब्ध थे। रघुनाथ ने गहरी सांस ली। मिट्टी ने फिर इंसाफ कर दिया। शाम तक गांव में खबर फैल गई। हर कोई कह रहा था, हरिया ने सच बोलकर गांव की लाज रख ली। चौपाल पर ढोल बजा। ठाकुर ने घोषणा की, आज से हरिया सिर्फ चरवाहा नहीं, गांव का रखवाला है। उसकी ईमानदारी आने वाली पीढ़ियों को याद रखनी चाहिए। रघुनाथ ने हरिया को गले लगाया। बेटा, तूने मिट्टी का कर्ज चुका दिया। हरिया बोला, काका, मिट्टी ने मुझे अपनाया था, मैंने बस उसकी आवाज सुनी। मोहन पास खड़ा था, उसकी आंखों में गर्व था। भैया हरिया, तूने हमें सिखाया, सच्चाई की रखवाली भी खेत की रखवाली जैसी होती है, जिसमें नींद नहीं, विश्वास चाहिए। सुबह का सूरज गांव रामपुरवा के ऊपर सुनहरी चादर की तरह फैल गया था। पिछले कई हफ्तों की जद्दोजहद, आंधियां, धोखे और संघर्ष के बाद आज खेत में पहली बार शांति थी। वो शांति जो मेहनत, सच्चाई और विश्वास की गवाही देती है। रघुनाथ नीम के नीचे बैठा था। उसके हाथ में मिट्टी की एक छोटी मुट्ठी थी और आंखों में गहराई तक उतरती हुई चमक। आज मिट्टी फिर से हंस रही थी और उसके चेहरे पर वही मुस्कान लौट आई थी जो कई रातों से गायब थी।
दोपहर तक चौपाल पर भीड़ जमा होने लगी। ठाकुर रुद्र सिंह, पंडित रामकेश, कैलाश, हरिया और लगभग पूरा गांव वहां था। लोगों के चेहरों पर उत्सुकता थी। आज सिर्फ किसान की नहीं, धरती की जीत का दिन था। ठाकुर ने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, आज हम उस खेत का न्याय मनाने आए हैं जिसने हमें सिखाया कि सच्चाई को न आंधी मिटा सकती है न लालच। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। हरिया पास खड़ा था, आंखों में चमक और हृदय में गर्व। उसने रघुनाथ की ओर देखा और बोला, काका, आज खेत फिर हरा हो गया है। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अब ये मिट्टी सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की है। उसी समय बैलगाड़ी से कलेक्टर शर्मा गांव पहुंचे। गांव वालों ने आदर से उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, मुझे यहां आकर गर्व हो रहा है। मैंने कई जगहें देखी, पर इतनी ईमानदारी, इतनी सच्चाई कहीं नहीं देखी जितनी यहां इस मिट्टी में है। उन्होंने आगे कहा, रघुनाथ जैसे किसान और हरिया जैसे नौजवान भारत की असली ताकत हैं। हमारी सरकार ऐसे लोगों के खेतों की सुरक्षा के लिए एक नई योजना शुरू करेगी। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कैलाश ने हरिया की पीठ थपथपाई। देख बेटा, तू चरवाहा नहीं रहा, अब तू गांव की शान है। जब सब शांति हुई, मोहन आगे आया और सबके सामने बोला, आज मैं सबके सामने एक वादा करना चाहता हूं। मैंने अपने बाबा की गलती नहीं, सबक सीखा है। अब से इस खेत की रखवाली सिर्फ बाबा नहीं, मैं भी करूंगा। चाहे दिन हो या रात, आंधी हो या लालच, मैं इस मिट्टी को किसी की नजर नहीं लगने दूंगा। भीड़ में कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं। सावित्री ने आंचल से आंसू पोंछे और कहा, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अब मेरा बेटा मिट्टी से जुड़ गया है। रघुनाथ ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। तूने सिर्फ फसल नहीं बचाई, अपनी जड़ों को सींचा है मोहन। ठाकुर ने चौपाल के बीच में एक छोटा मंच बनवाया। उस पर मिट्टी का एक दीपक रखा गया, उसी खेत की मिट्टी से बना दीपक। ठाकुर बोले, हरिया, तेरी सच्चाई ने हमें रास्ता दिखाया। इस दीपक की लौ तेरे नाम है, गांव का दीपक, सच्चाई का रखवाला। हरिया की आंखें छलक उठीं। वो आगे बढ़ा, दीपक के पास झुका और कहा, काका रघुनाथ, ये मिट्टी आपकी है, मैं बस उसका सेवक हूं। रघुनाथ ने जवाब दिया, बेटा, आज से ये मिट्टी हम सबकी है, तेरी, मेरी और उन सब की जो इसमें ईमानदारी से पसीना बहाते हैं। सूरज ढलने लगा था। धान के खेत सुनहरी रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे धरती ने खुद को स्वर्ण में लपेट लिया हो। नीम के नीचे रघुनाथ, सावित्री, मोहन और हरिया बैठे थे। हवा में धान की खुशबू और मिट्टी की ताजगी घुली हुई थी। दूर से मंदिर की घंटियां बज रही थीं और गांव की औरतें आरती गा रही थीं। धरती मां की जय हो। रघुनाथ ने लालटेन जलाई। उसकी लौ स्थिर थी, ना डगमगाती ना बुझती। वो मुस्कुराया और कहा, अब नींद आएगी सावित्री, क्योंकि अब खेत सुरक्षित है और पेट भी। सावित्री ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ रघुनाथ, अब ये नींद धरती की गोद में होगी। भोर की पहली रोशनी जब गांव पर पड़ी तो खेतों से धुएं की हल्की परत उठी। धान की नई बालियों की महक पूरे गांव में फैल गई। रघुनाथ ने मिट्टी की ओर देखा और धीरे से कहा, मैंने वादा निभाया मां, अब तेरी रखवाली अगली पीढ़ी करेगी। मोहन पास खड़ा था। बाबा, मैं कसम खाता हूं, जब तक सांस है इस मिट्टी को झुकने नहीं दूंगा। हरिया बोला, और जब तू थक जाएगा तो मैं रहूंगा काका, तेरी लालटेन की तरह जलता हुआ। रघुनाथ की आंखें नम हो गईं। उसने मिट्टी को माथे से लगाया और आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से सूरज उगा और हवा में वही खुशबू घुल गई, मिट्टी की खुशबू जिससे यह कहानी शुरू हुई थी। रातें चाहे लंबी हों या तूफान भारी, जब तक कोई किसान मिट्टी से वफा करता है, धरती कभी बंजर नहीं होती। नींद तब आती है जब फसल सुरक्षित हो, और आज
रामपुरवा के हर किसान की नींद सच्ची है।